बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाजरीन, 3 मार्च 2021 को सेनेट के इंतखाबात हैं, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद सेनेट के इंतखाबात होंगे। और ये सेनेट के इंतखाबात ज़रूरी और अहमियत के हामिल इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको फ्री एंड फेयर बनाने के लिए ओपन बैलेट और ट्रेसेबल बैलेट की बात करती रही। ऑन द कॉन्ट्री, अपोजिशन ने कहा कि ठीक है, आप पार्लियामेंट में लाएं, कानून आइन के अंदर तरमीम करने की बात करें तो फिर हम करेंगे। इसके साथ साथ कुछ जगह पर मामला जो सेनेट के चेयरमैन का है वो भी क्लब होता रहा। इसके साथ आर्टिकल 226 इसके आड़े आता रहा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 ये क्लियरली कहता है कि सेनेट के इंतखाबात की सीक्रेसी और प्राइवेसी मेंटेन रखी जाएगी। अपोजिशन और हुकूमत को कहने को तो एक ही पेज पर होना चाहिए, क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्लॉज नंबर 23 के अंदर अपोजिशन भी फ्री एंड फेयर इंतखाबात की बात कर चुकी है। लेकिन पता नहीं, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की फ्रिक्शन है जो कि लेजिस्लेशन को रोक देती है। हम आज इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इंतखाबात की सीक्रेसी और प्राइवेसी को मेंटेन करने को कहा है, क्योंकि ऑफकोर्स आर्टिकल 226 ये कहता है। लेकिन ईसीपी इसको अपने तई और अपने तक ट्रेसेबल जरूर बना सकता है, और वो ट्रेसेबल इस तरह से बना सकता है कि सेक्शन 122(5) ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 को इस्तेमाल करते हुए सेनेट के इंतखाब के अंदर जो पर्ची होगी जो कि हर पार्लियामेंटेरियन को दी जाएगी वोट करने के लिए, उसके ऊपर या तो किसी किस्म का कोड, फॉर एग्जांपल बार कोड, क्यूआर कोड, ये प्रिंट कर सकते हैं या सीरियल नंबर प्रिंट कर सकते हैं, ताकि कल को कोई पार्टी लीडर या कोई आम शख्स भी सवाल उठा सके कि अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है या वोट बेचा गया या हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, तो वो सवाल उठा सके और ईसीपी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सके। अब सेनेट के इंतखाबात किधर जाएंगे, इस हवाले से बात करेंगे, और ऑपोजिशन को ये फैसला कितना मंजूर है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एंड पे हम बात करेंगे भारत के कुछ अच्छे हथकंडों के हवाले से। लास्ट सेगमेंट में मैं अपने पहले सेगमेंट के मेहमानों का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में गजाला सैफी, MNA है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया गजाला, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PMLN से इनका ताल्लुक है, सेनेट के अंदर PMLN को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद सबसे पहला सवाल सेनेटर साहब मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सेनेटर साहब, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक हमारे सामने आया है, क्या ये ऑपोजिशन को मंजूर है और ये ऑपोजिशन की तवक्कुआत से कितना मुख्तलिफ या कितना उसके मुताबिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अपोजिशन क्या कह रही थी और अपोजिशन की बात मानवान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मानी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा से कह रहे थे कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो आइन के आर्टिकल 226 के एम्बेड में आते हैं। जब तक ये आइन की आर्टिकल 226 आइन का हिस्सा है, उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट से नहीं हो सकते। लिहाजा अगर हुकूमत सिंसियर है, हुकूमत चाहती है कि इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके, इसमें पैसे का इस्तेमाल ना हो सके, इस इलेक्शन को शफाफ बनाया जाए, तो उसके लिए तरीकाकार सिर्फ एक ही है कि वो यही है कि वो ऐवान में लेके आए बिल, और वो बिल वक्त पर लाते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाते, उस पर सारी शायद डिस्कशन होती, सारी सियासी जमातों की एक पार्लिमानी कमेटी बनती दोनों हाउसेस की, और वो फिर कमेटी किसी कंसेंसस पे पहुंचकर इसके लिए कोई लायामल अख्तियार कर सकती थी। हुकूमत ने सबसे ज्यादा बड़ी गलती की है मेरी नजर में कि हुकूमत चूंकि ये शायद करना नहीं चाहती थी, वो सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस लेके चले गए। हम उन्हें कह रहे थे कि ये आर्टिकल मौजूद है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल वही बात मानी है। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन पे हम छोड़ते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती है, किस तरह साफ और शफाफ बनाए और किस तरह इसको आगे लेके जाना चाहती है। लेकिन उन्होंने ये बात मानी है कि ये इलेक्शन जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान का आइन की आर्टिकल 226 के नीचे आता है, जो हुकूमत नहीं मान रही थी। अब ये मामला क्लियर हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ कर सकती है। अगर कुछ किया भी गया इस जजमेंट के बाद, चूंकि डिटेल अभी जजमेंट पढ़नी है, आनी है, उसके बावजूद देखा जाएगा तो फिर भी पार्लियामान के पास ये मामला जाएगा।
इलेक्शन कमीशन सिर्फ वही काम कर सकता है जो हमने इलेक्शन लॉज बनाए थे 2019 के, उसके बगैर कुछ काम नहीं कर सकता। 2019 के लॉज में ऐसी कोई चीज नहीं है, वो उसी को इंप्लीमेंट कल परसों इलेक्शन में करेगा जो इलेक्शन लॉ में चीज मौजूद है। लिहाजा अगर कोई चीज करने वाली हुई इस डिटेल जजमेंट के बाद, वो पार्लियामेंट के सामने आएगी, पार्लियामेंट फिर उसे देखेगी। राइट, यानी वो जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात, आर्टिकल 226 की आप बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर बेसिकली मसला हो रहा था, वो तो अब, और टेक्नोलॉजिकल यूज आपकी नजर में सेनेटर साहब ईसीपी को टेक्नोलॉजिकल यूज कर सकेगी इतने से 226 में आते हैं, ईसीपी टेक्नोलॉजिकल यूज कर सकेगी? 2 दिन के अंदर तैयारी चाहिए होती है यकीनन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए। नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है वो, क्योंकि लॉज में मौजूद नहीं है। इलेक्शन लॉज में जब तक अमेंडमेंट नहीं होगी उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा गजाला, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो कमर दिलशाद साहब कह रहे थे अटॉर्नी जनरल इधर उधर की बातें करके घुमा रहे हैं और अवाम को भी और पीटीआई को भी बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। कमर दिलशाद साहब ऑफ कोर्स हैज़ बीन विद ईसीपी। आपकी नज़र में ये फैसला किसी तरीके से हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद हो सकेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं रिस्पेक्टेबल सेनेटर साहब ने जो ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मान ली। मतलब ये कितनी एक समझ में नहीं आ रही है बात। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फ़ैसला दिया है और उसमें कि दे वर नॉट प्लीडिंग द केस, तो कोई उनकी बात मानने की बात नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ आया है। हमने कोशिश सिर्फ ये की थी क्योंकि तमाम पार्टीज़ पहले चाह रही थी और हमारा भी इंटरेस्ट है और तमाम पार्टीज़ का भी यही डिमांड थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएँ और सेनेट के इलेक्शंस के अंदर भी ओपन बैलेट हो, ये इनकी भी डिमांड थी। तो जब हमने प्रेजेंट किया तो मैं ना मानूँ इनको हुआ, इन्होंने कहा जी हम नहीं मानेंगे। तो ऑब्वियसली जब इतना करीब टाइम रह गया जिसमें इन्होंने मानने से इनकार कर दिया और फिर ऑर्डिनेंस भी हुई और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि वो अपना इसके बारे में क्या, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का इसको फ़ैसला नहीं कहना चाहिए बल्कि उनका सजेशन है, उनका एक राइट जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ सुप्रीम कोर्ट टू लेट अस नो कि भाई इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है कि चूँकि अभी इस वक्त 226 जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो शिक है उसको अभी फ़िलहाल चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, मगर इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो अपना कोई कोड या अपना कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोट्स, यानी कि एक जहाँ तक उसकी जो क्लोजर का ताल्लुक़ है, लोगों से छुपने का ताल्लुक़ है और ये ना पता चले कि एक वोट डला और वो बैलेट पर डल गया बॉक्स के अंदर, उस वक्त तक तो ठीक है। मगर वोट किसने डाला ये और कहाँ कहाँ डला, किसको डाला, किसने किसको डाला, उसके लिए चॉइस एक रख दी है, वो भी इलेक्शन कमीशन के लिए। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है, जहाँ सारी पार्टीज चाहती हैं, और जल्द बदेर इसको राइज होगा या किसी ना किसी तरीके से। फ़िलहाल तो ये वही क्लोज्ड उस पर रहेगा, क्लोज्ड उस पर ही चलेगा। जो कि ये जो कह रहे हैं जी मेरी बात नहीं मानी और हमारी बात मान ली, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बताया है कि भाई आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। सीक्रेसी ऑफ बैलेट के लिए आप अपना नंबर पे वो अंदर जाएं, उसको डालें होकर, मगर जहाँ तक आपको डेटा की ज़रूरत है, अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है तो उसके ऊपर कोई भी कोड डाल सकता है या कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर सकता है जिससे आपको पता चल जाए कि किसने किसको वोट डाला। राइट। अच्छा सेनेटर साहब, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ईसीपी को एक ऑप्शन दी है कि पोल्स होंगे सीक्रेट और प्राइवेट होंगे, प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा, लेकिन ईसीपी कोई आइडेंटिफाइबल एंड ट्रेसेबल बैलेट पेपर्स को बनाने के लिए अंडर सेक्शन 122(5) ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 कोई ऐसी चीज प्रिंट कर सकती है, चाहे वो क्यूआर कोड हो, चाहे वो कोई और आइडेंटिफाई करने का तरीका हो। आपको याद है पिछले इलेक्शंस में, सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो वोट हो रहा था, पार्लियामेंटेरियंस वोट दे रहे थे और वो बाहर से फिर ऐसे चिट करके भी अपनी दिखा रहे थे कि ये देखें हम लोगों ने उसी को वोट दिया जिसको आप कह रहे थे। ऐसे मामला तो आप लोग भी रोकना चाहते हैं, तो क्या ऐसी चीज आई जो कि कानून बनाने या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आड़े आ गई, जबकि आप लोग खुद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इसी की बात करते हैं? साफ और शफाफ इंतखाबात होना तो सबके फेवर में है। जर्नलिस्ट है आप, तो जिस पर समझती हैं, जो आपकी होस्ट है मैंने साहिबा बैठी हुई हैं,
उन्हें कहेंगे हम मैं अपने अल्फाज ये वापस ले लेता हूँ कि हमारी फतह हुई है। मैं ये नहीं कह रहा था, नहीं, मैं हमारी उन्हें ये बात कह रहा था माननी कि कहा है जो इन्होंने, फतह की बात जो नहीं है। आर्गूमेंट हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है वो आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माना है, तो ये मेहरबानी करके इतना ही एक्सेप्ट कर लें। अगर वो इससे ज्यादा क्रेडिट, और मैं क्रेडिट लेना भी बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं चाहता। मैंने कहा कि हम पहले से कह रहे थे कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो आइन के आर्टिकल 226 के नीचे है। अभी जो आपने सवाल किया है, ये आइन को अमेंडमेंट करने का अख्तियार जो है वो न सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, न प्रेसिडेंट के पास है, न हुकूमत के पास है। वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान 2/3 मेजॉरिटी से उसमें अमेंड कर सकती है। जब तक आप आइन की आर्टिकल 226 को अमेंड ना करें, हम कह रहे थे इनको कि मेहरबानी करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से काम होगा, ये आपके ऑर्डिनेंस से नहीं होगा। ये आर्टिकल 186 के नीचे आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए, वहां से कोई एडवाइजरी आपको ऐसी नहीं मिल सकती है। लिहाजा ये जो पार्लियामेंट का कलामी के लिए माजरत, लेकिन मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ, मैं जो क्वेश्चन मैंने पुट फॉरवर्ड किया वो यही कि पार्लियामेंट में जब गया तो उस टाइम पर ऑपोजिशन का जो रिएक्शन था और रिस्पांस था वो ये था कि ये नहीं होगा अनटिल और अनलेस इसको क्लब ना किया जाए सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात के साथ, ये पार्लियामेंट को या ऑपोजिशन साइड ऑफ द पार्लियामेंट को कबूल नहीं है। मैं ये जानना चाह रही हूँ जी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। मैंने बेशुमार प्रोग्रामों में कहा है और इस हफ्ते 10 दिनों में यही प्रोग्राम हम करते रहे। हमने उन्हें कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। हाँ। जब तक अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 226 के ऊपर फैसला नहीं देती, उस वक्त तक अब हमारे पास ये अमेंडमेंट हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक पहले पोजीशन, एक जुरिस्डिक्शन सीख कर ली है। अगर हुकूमत पहले सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले वो ये अमेंडमेंट पार्लियामान में लेके आती, पार्लियामान के दोनों ऐवानों में इंट्रोड्यूस करती, पार्लियामान के दोनों ऐवान उसे देखते, और अगर फिर अपोजिशन ना मानती तो आज हुकूमत कह सकती थी कि जी अपोजिशन नहीं मानी इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाना पड़ा। ये सुप्रीम कोर्ट में पहले चले गए, आईनी अमेंडमेंट बाद लेके आए, और 2 दिनों बाद इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल निकाल दिया जो आज वैसे ही अपनी मौत मर गया, खत्म हो गया। ना हुकूमत की तैयारी थी, ना इन्होंने इसको बारे में सोचा हुआ था। बार बार हम इन्हें समझा रहे थे कि यही मामला होगा, वही मामला हुआ है कि आइन के आर्टिकल 226 के नीचे अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन होंगे। जो भी आपने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें एक डायरेक्शन दी, आपको याद होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए जी। 2 दफा उनके बुलाने पे पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा उन पर खासे सख्त सवाल भी किए। उनका एक ही मौके वहां रहा है कि ये आइन, ये इलेक्शन जो है ये किसी तौर पर भी सीक्रेट बैलेट पेपर के अलावा नहीं हो सकते। उस वक्त तक मैं कुछ नहीं कर सकता जब आइन की आर्टिकल 226 मौजूद है, उस वक्त तक हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हम वही तरीका अख्तियार करेंगे जिसके मुताबिक पहले इलेक्शन हो रहे हैं। लिहाजा अब भी चूंकि अभी उनकी किसी वक्त भी उनकी फाइंडिंग आ जाएगी, उस आर्टिकल की मौजूदगी में चीफ इलेक्शन कमीशन इससे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसी अमेंडमेंट आ जाए कि इलेक्शन लॉज में कोई तब्दीली करने की हो जाए, पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया जाए, राइट, उसमें कोई ऐसी कानून साजी हो जाए, तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अभी 2 दिन में सेनेटर साहब पता नहीं कुछ हो सकेगा नहीं, लेकिन मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, फिर मैं गजाला साहिबा का इस पे जवाब भी लूंगी। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले हमारे पास आते तो बात अलग थी, सुप्रीम कोर्ट के बाद आना फिर ना आने के बराबर हुआ। मैं ब्रेक के बाद इसी हवाले से बात करूंगी, जवाब भी लूंगी गजाला साहिबा से। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सेनेटर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि एक जगह आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, दूसरी जगह आप हमसे बात कर रहे हैं और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हम लोग आप लोगों की सपोर्ट करें। ये हुकूमत की बात हो रही है। गजाला साहिबा, शिकवा तो सबसे ज़्यादा यही है ना अपोजिशन को आपसे कि आप लोग पार्लियामेंट की वो जो तौक़ीर है उसका ख्याल नहीं रखते। पार्लियामेंट के अंदर जो चीज़ें डिस्कस होनी होती हैं वो आप ऑर्डिनेंस से पूरी करने की कोशिश करते हैं। कभी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, आप लोग पार्लियामेंट को पार्लियामेंट समझते नहीं हैं। ये बात, ये शिकवा दुरुस्त है सेनेटर साहब का कि आप पहले चले जाते तो बात अलग होती, क्योंकि वो खुद ये चाहते हैं कि क्लियर, क्लीन, साफ शफाफ इंतखाबात हों। आप लोग हुकूमत में, आप लोग ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग अगर करनी हो तो आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, जो एलिगेशन लगा रहे हैं सेनेटर साहब, ये बड़ा एक महमिल किस्म का एक है, जिसके बेमायनी किस्म का एक एलिगेशन है। सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं करना चाहिए, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से हो
गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे वो अपोजिशन की तरफ से, बिकॉज पार्लियामेंट की जो हैसियत है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट की जो अहमियत है उसको कोई नहीं उसको डिनाई कर सकता। मगर जब पार्लियामेंट के इजलास के दौरान किसी भी अहम मामले के ऊपर, चाहे वो उस पर ये ख़ुद भी मानते हों कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, अग्री ना करना, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, चाहे वो कोई और अहम मामला हो, हमेशा उसको एक अलग रंग दे के पेश करना और अपना एक नया नैरेटिव बिल्ड करना, कंफ्यूज करना आवाम को भी, मीडिया को भी। और देखिए अगर पार्लियामेंट के अंदर आपकी पार्लियामेंट की अपनी एक सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। तो पहले और बहुत सुप्रीम कोर्ट पे जाने की बजाय पार्लियामेंट में क्यों? देखें पहले जो है इसको प्रेजेंट किया गया, मगर इन्होंने इसको एक्सेप्ट, तो उसी दौरान फ़ौरन ये सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इलेक्शंस बिल्कुल करीब थे और इन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को इन द पार्लियामेंट टू एड्रेस इट ऑल्सो। अच्छा, ये डिप्लोमेसी विद इन द पार्लियामेंट काम क्यों नहीं करेगी? बिकॉज़ देखिए करनी पार्लियामेंट चाहिए, ऑपोजिशन it's the एंड need। ट्रेजरी बेंचेस पर मुश्तमिल है, वो भी कहीं के किसी ना किसी हलके के किसी ना किसी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि इंस्टेड ऑफ ये कि हेड ऑन कोलिजन की तरफ जाने की बजाय ऑपोजिशन एंड ट्रेजरी बेंचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट मिलकर बैठकर लेजिस्लेशन की तरफ गौर करें? दिस इज अ वेरी गुड जितनी लेजिस्लेशन। भी फेडरल कमिटीज़ बनी हुई हैं, पार्लियामानी कमिटीज़, उसमें इंक्लूजन दोनों पार्टीज़ का है। यानी कि उसमें Opposition and ऑपोजिशन treasury। वाले भी हैं, उसके अंदर ट्रेजरी वाले भी होते हैं। कुछ जो कमिटीज़ हैं उनको ऑपोजिशन वाले लीड कर रहे होते हैं, कुछ को जो है गवर्नमेंट वाले लीड कर रहे होते हैं। पार्टिसिपेशन सारे में मेंबर्स मिक्स होते हैं। वहाँ पे भी बैठ के बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं, जहाँ हम आपस में यूँ बैठते हैं एज अ ग्रुप, दो धड़ों में नहीं बैठते, एक साथ बैठते हैं। तो देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को एंडोर्स करना है, बीइंग फ्रॉम वॉट एवर साइड। और हमेशा आपके अपोजिशन का काम है कि आप गवर्नमेंट को गाइडेंस दीजिए, उनको बताएं। लेकिन क्या गवर्नमेंट गाइडेंस लेने को तैयार है? देखिए बिल्कुल तैयार है, मगर अगर गाइडेंस जो इनसे लेनी है, और जिन्होंने वो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो ऑपोजिशन में बैठे हुए, ऑपोजिशन में बैठे हुए भी ट्रेजरी से गवर्नमेंट की जो पब्लिक मनी है उसमें खर्चा हो रहा है उनका आने में, पार्लियामेंट का इजलास बुलाने में। तो जब उनको अपनी पार्लियामेंट की तौक़ीर का ख्याल रखना चाहिए अहम मामलात में। और यू सेड राइटली सो कि डिप्लोमेसी विद इन द पार्लियामेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे, देखिए बहुत सारे दोनों धड़ों से हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों ने बहुत दफ़ा, और स्पीकर के यहाँ बहुत दफ़ा बुलाया जाता है, इनसे बात हो जाती है, तय करके निकलते हैं और उसके बाद जाके ये उसको डिनाई कर देते हैं विद इन। क्यों सेनेटर साहब पलटा खा जाते हैं? यू टर्न तो आप लोग इल्जाम इमरान खान साहब को देते हैं, रेगुलर पलटा खा जाती हैं आप लोग, मानते हैं चीज पर साइड पे हो जाते हैं। एक तो बड़ा मुझे दुख हुआ कि मैंने साहबा ने कहा कि मैंने कोई गैर मुहब्बम बात की है। मैंने बिल्कुल ना मुझे आदत है, तो ना मैं ऐसी बात करता हूँ, ना मेरे ये आदत है कि मैं किसी के ऊपर कीचड़ फेंकता हूँ। मैंने सिर्फ इतना इनकी खिदमत में अर्ज किया था कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना जाते और ये मामला पार्लियामान के पास लेके आते, और अगर पार्लियामान में अपोजिशन आपका साथ ना देती, तो सारी दुनिया के सामने आज आप अपोजिशन को कहते कि हम ट्रांसपेरेंट करना चाहते थे तो अपोजिशन ने हमारा साथ नहीं दिया, और आपके पास ये बड़ा वैलिड पॉइंट होता। लेकिन जब मामला किसी अदालत में चला जाता है और सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में चला जाता है, उसके बाद फिर उस पर लेजिस्लेशन उसी वक्त की जा सकती है जब सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का फैसला है। इन्होंने अपनी गुफ्तगू में 5 दफा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की सुपरमेसी होनी चाहिए। तो ये जो काम पार्लियामान का था वो आप सुप्रीम कोर्ट में ले गई हैं, पार्लियामान सुपरमेसी फिर किसको बता रही है? कुछ आ रहा ही नहीं था, ऑपोजिशन सुनती नहीं हमारी, वो तो सड़कों पे आ गए थे, कहते हैं पार्लियामेंट को गिरा देना हमने। मैं उसी पे आ रहा था। फिर इन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा, जो मिलकर ठीक बात नहीं थी, कि कश्मीर का मसला है, पुलवामा का मामला है, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, उसके पहले एक मीटिंग बुलाई गई, आर्मी चीफ भी तस्वीर ले आए, तमाम लीडरशिप तशरीफ लेके आई है। जहां फॉरेन मिनिस्टर आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो अपोजिशन के साथ आके नहीं बैठूंगा और मैं बात नहीं करूंगा। बावजूद है उसके कि इमरान खान साहब ने अपोजिशन के साथ बैठने से इनकार किया, ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास हुई, आप अपना रिकॉर्ड देख लें, ये मैंने साहब शायद मौजूद नहीं थी। तमाम अपोजिशन ने एक आवाज होकर कहा कि ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक है। जब इन्होंने पायलट छोड़ने का मामला सुप्रीम कोर्ट, आप खुद आए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, सारी पार्लियामान इनके साथ खड़ी हुई है। पार्लियामान कहाँ इनके साथ खड़ी नहीं होती? जब इनके साथ हम बैठते हैं, ये पार्लियामान में समझें कि ये पार्लियामान इनकी है, अपोजिशन और हुकूमत दोनों की पार्लियामान होती है।
अपोजिशन का पार्लियामान के अंदर बड़ा रोल होता है। हुकूमत ड्राइविंग सीट पे बैठी होती है। हम अगर अपोजिशन का काम है कि वो सवालात पूछती है, हम सवालात पूछते हैं कि आज गुर्बत बहुत बढ़ रही है, आज महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, आटे और चीनी की कीमतों पे अरबों रुपए का आपने डाका डाला है। हम पूछते हैं कि रोज बिजली आप की इनसे ये कीमतें क्यों पूछ महंगी हो रही लें हैं? कि इनको ये कितने जब सवालात आवर्स हम मिले पूछते हैं, बोलने के। तो इसका ये जवाब देने के बजाय कहते हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये अच्छा, नारों सेनेटर साहब, मांगते हैं। सेनेटर साहब, मैं वापस सेनेट के इंतखाबात पे देखिए, आऊंगी। ना प्लीज, मैं आप वापस मुझे सेनेट के इंतखाबात अधिकार पर मुझे आऊंगी। बता आप दें। तो खुद सेनेट में बैठे हैं, आप तो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, जानते भी हैं सेनेट के रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब आप जो इंतखाबात 1-2 दिन में होने वाले हैं, इनमें क्या होता हुआ देख रहे हैं? किस तरह से मेजॉरिटी बनती हुई देख रहे हैं? हॉर्स ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा नासूर है जो हमारे बिलखुसूस सेनेट इंतखाबात के साथ जुड़ा होता है। आपको लगता है कि इस बार भी वैसे इंतखाब होंगे? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जब भी इलेक्शन हुए इन पर क्वेश्चन उठता रहा है 2 सूबों में। अब जब इस मुल्क का वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में लोग 40 से 80 करोड़ रुपया लेके खरीद रहे हैं, जब मुल्क का अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कहता है कि इस्लामाबाद में बैंक खुले हुए हैं, तो भाई आपके पास हुकूमत है, आप बैठे हुए हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, खुदा के लिए उन लोगों के खिलाफ तो एक्शन ले ना जिनके बारे में आपको पता है, सारी एजेंसियां आपके पास है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि हुकूमत अगर सिंसियर होती तो ये काम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सकता था, लेकिन ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए, आज मेरा ख्याल है कोई कमोबेश 3 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आज दिन को आया है। अब ना तो इलेक्शन कमीशन के पास इतना वक्त है, ना कोई और मैकेनिज्म हो सकता है। ये इलेक्शन तो मुझे लगता है किसी लॉ के नीचे इसी तरीके कार से होगा, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर कोई सीरियस गुफ्तगू हुई, जो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमारे और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई ऐसा माहौल है जिन्होंने छोड़ा है। लेकिन अगर कोई गुफ्तगू इनिशिएट होती है हुकूमत की तरफ से तो ऑपोजिशन रेडी है जी। अगर कोई हुकूमत की तरफ से सीरियस गुफ्तगू होती है अबाउट द लेजिस्लेशन एंड चेंज एन अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या ऑपोजिशन तैयार है? पीएमएलएन की हद तक आप तैयार हैं? क्यों नहीं जी, हमारा काम है मेंबर इस दोनों हाउसेस के, हमारा काम है लेजिस्लेशन करना, हमारा काम है बैठना। ठीक। अच्छा गजाला साहब, वजीर आजम साहब की ऑपोजिशन से दूरी बहुत सारी चीज़ों का हैम्पर करती है। ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, बहुत ऑनेस्ट हैं, बड़े फोकस्ड हैं टुवर्ड्स हिज गोल, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप ऑपोजिशन के साथ ना बैठें। और वजीर आजम साहब की फ्रिक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिशन बड़ी क्लियरली नजर आती है। एविडेंटली पार्लियामेंट में जाएं तब भी, कैमरा पे देखें तब भी, ऑफ द कैमरा देखें तब भी। इसको कैसे खत्म करेगी पीटीआई? एक बंदे का ऑफ द कैमरा एंड इन द कैमरा सिचुएशन नजर आ रही है। पूरी जो पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, जो मुसलसल ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो एज एन इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर एज एन इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, एंड उनको मैंडेट मिला है लोगों की तरफ से और वो प्राइम मिनिस्टर हैं लोगों के। इन लोगों को तो अभी तक यही फैसला नहीं कर पाए कि ऑपोजिशन में जा चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मसला ये, कटिंग शॉर्ट हो गई है, लेकिन मसला सारा ये है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों की हुकूमत को फर्क पड़ता है। कारकर्दगी आप लोगों की हैम्पर होती है, आप लोगों को सारा का सारा जो है मलबा देखना पड़ेगा। अगर ऑपोजिशन ऐसी बात कर भी रही है तो दरगुजर करके आगे चलने की कोशिश की जाए। अब ये दरगुजर किया जाता है। इनकी स्पीचेस का दौरानिया देखिए कि कितने कितने लंबे स्पीचेस होती हैं और उसमें बात क्या होती है, क्रिटिसिज्म किस पे हो रहा होता है और क्या झूठी बातें हो रही होती हैं। देखिए, जब एक चीज़ को किसी हद तक कर लें तो ठीक है, जब हद से ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं तो काउंटर। अब इन इंतखाबात के बाद क्या अमेंडमेंट लाई जाएगी और क्या ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा और ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए। इंतखाबात तो गए अब। देखिए, अभी एक दिन के अंदर नंबर ऑफ कोई पाकिस्तान की फुल इलेक्शंस तो है नहीं, थोड़े नंबर छोटा है, तो हो सकता है कोई लाया अमल एक दिन में भी तैयार हो जाए, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं। ठीक है। मगर अगर नहीं भी होता तो फिर उसको वैसे ही जाएंगे इलेक्शंस अगर ठीक तो मगर ये क्लोजर नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला आया है उसमें ओपनिंग दी गई है। उस ओपनिंग की वजह से ये आई ओपनर भी है ऑपोजिशन के लिए कि एंड गवर्नमेंट के लिए कि आप बैठें और बैठ के फिर इसका जल्दी फैसला मेरे शो के एंड पे एटलीस्ट एक सोल्यूशन सामने आ गया है। एमएनए साहिबा, सेनेटर साहब दोनों कह रहे हैं हम मिलकर बैठकर कानून साजी करेंगे। मेरी दुआ ये है कि इस शो के बाद
और इन इंतखाबात के बाद, सेनेट के इंतखाबात के बाद एक पॉजिटिव लेजिस्लेशन ज़रूर हो। बिकॉज हम लोग बैठकर अमूमन टीवी पर लड़ा ज़रूर करते हैं, लेकिन इस तरह का सोल्यूशन कम ही मिला करता है। तो सेनेटर साहब, गजाला साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस कंक्लूजन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एंड वी होप कि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन के लिए बनी है वहाँ लेजिस्लेशन हो और अवाम के मसाइल हल करने के लिए लेजिस्लेशन हो। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद कुछ एक और टॉपिक की तरफ भी जाएंगे, भारत क्या कर रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम सियासत की गुफ्तगू कर रहे थे, अब जरा बात करते हैं भारत के हवाले से। 46 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल चल रहा है। एक महीना तक का तवील तकरीबन ये पूरा सेशन होगा। इसके अंदर जनीवा में होने वाले सेशन के अंदर, जनीवा के अंदर मुख्तलिफ जगह पर कुछ बैनर्स पॉप अप कर गए हैं। These banners are about the international humanitarian law violations by India against its minorities in Kashmir, in Assam, in Nagaland, you name it. There are 18 freedom movements going on in India at this point in time. Not just that, the Hindus, the Dalit Hindus, the Christians, the Muslims, and the Sikhs of India are calling out to the international community to help them out with the problems that they face with the Indian government's policy. The Indian government policies at this point in time are to crush and to systematically ethnically cleanse India and just let the upper caste Hindus be in India. हम सबको मालूम है कि भारत का अखंड भारत का ख्वाब नरेंद्र मोदी बड़े जोश व खरोश से पूरा करना चाहता है, और इसमें मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, हिंदुओं, दलित को और सिखों को, तमाम को क्रश कर देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल से ये इल्तिजा है इंटरनेशनल कम्युनिटी, इट्स अ कॉल टू इंटरनेशनल कम्युनिटी टू हेल्प द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया. At this point in time, Kashmiris are facing genocide, systematic genocide. Genocide Watch had given an alert about that. It's not me saying that, it's not Pakistan saying that, it's different organizations of human rights and different NGOs saying that, including Amnesty International, which is at this point in time facing severe restrictions via the Indian government. तो इस हवाले से हमारी उम्मीद ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जागेगी और जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन चल रही है भारत के अंदर, उसका असल चेहरा देखते हुए उसके ऊपर कोई इक़दामात लेगी. इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. नासिर.